जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे। क्या आप लोग रेलवे ग्रुप डी 2024 का फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं? यदि हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यदि आप लोग ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी या एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास प्रॉपर वैलिड सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए। क्योंकि यदि आप लोग वैलिड सर्टिफिकेट के थ्रू आप लोग फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको शोकॉज नोटिस मिल सकता है। आपके जो कॉमन सवाल होते हैं या कॉमन डाउट होता है, कॉमन कन्फ्यूज़न होता है ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी के रिगार्डिंग, वो फर्स्ट कॉमन जो डाउट होता है कि क्या कास्ट सर्टिफिकेट से हम लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी कास्ट सर्टिफिकेट का डिटेल भर सकते हैं। दूसरा जो कॉमन डाउट होता है कि क्या सेंट्रल का सर्टिफिकेट चाहिए ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी या स्टेट वाला भी चल जाएगा। उसके बाद जो आपके कॉमन सवाल होते हैं, जो कॉमन डाउट होता है कि किस फॉर्मेट में ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद जो आपका कॉमन जो डाउट होता है कि कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी कौन है, यानी कि किन से हमारा सर्टिफिकेट है जो बना होना चाहिए। और जो आपका पांचवा डॉट है वो है कितना पुराना चलेगा, यानी कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी हमारा 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल पुराना है या उससे ज़्यादा पुराना है तो क्या वो चल जाएगा या कब का बना होना चाहिए। तो ये जो अभी आपके सभी कॉमन डॉट है इस वीडियो में आपके पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आपको यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या आपको किसी से भी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी के रिगार्डिंग पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग आगे बढ़ें तो सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि रेलवे में इससे पहले यानी कि 2024 से पहले जितने भी फॉर्म भराए जाते थे उसमें सिर्फ ये पूछा जाता था कि क्या आप लोग ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं। यस या नो करना होता था, उसी के बेसिस पे आरक्षण लाभ मिलता था, यानी कट ऑफ जो भी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी का कम आता है वो आता था। लेकिन 2024 के जितने भी फॉर्म भराए जा रहे हैं उसमें पूरा डिटेल मांगा जा रहा है। जैसे कि यदि आप लोग ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो एनसीएल है तो फिर आप लोग सर्टिफिकेट अपना नंबर डालिए, इशूइंग ऑथोरिटी डालिए, यानी कि कौन से ऑथोरिटी ने आपका सर्टिफिकेट बनाया है, डेट ऑफ इशू क्या है, तो ये सभी आपको यहाँ पे भरना होता है। और आपको यहाँ पे एससी, एसटी का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होता है। यदि आप लोग इसमें कुछ भी गलती डाल देंगे या वैलिड अपना सर्टिफिकेट नंबर या वैलिड ऑथोरिटी वाला नहीं डालेंगे तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कुछ इस तरह का शोकॉज नोटिस मिल सकता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं शोकॉज नोटिस और इंटीमेशन रिगार्डिंग योर कैंडिडेचर, यानी कैंडिडेचर कैंसिल के रिगार्डिंग शोकॉज नोटिस दिया गया था। देख सकते हैं किसमें, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 01/2019 लेवल 1 में, यानी 2019 की जो वैकेंसी ग्रुप डी की आई थी जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2023 में हुआ, तो हजारों कैंडिडेट को इस तरह से शोकॉज नोटिस दिया गया। किन किन कारणों से देख सकते हैं। फर्स्ट कारण है कि ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी, यानी कि इन्होंने नहीं सबमिट किया ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट या कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी से सबमिट करना जरूरी होता है। उसके बाद देखिए ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट वैलिड एट टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी फॉर्म भरते समय यदि इनके पास वैलिड ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं था तो फिर शोकॉज नोटिस दिया गया। एससी, एसटी सर्टिफिकेट वही सिम रिगार्डिंग, या आपका सब कास्ट में कुछ गलती हो गया है सर्टिफिकेट में तो उसके कारण भी आपको स्पेलिंग एरर या कुछ भी हो गया तो आपको शोकॉज नोटिस मिल सकता है। सेम आपका ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग, सेम आपका ईबीसी के रिगार्डिंग या कुछ और भी आपके डॉक्यूमेंट यदि इशू है तो फिर आपको शोकॉज नोटिस यहाँ पे दिया गया था, जिसका जवाब 10 वर्किंग डे के अंदर देना होता है। यदि नहीं देते हैं तो फिर आपको यहाँ पे मान सकते हैं दिक्कत हो सकता है, आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल किया जा सकता है और आपको यानी कि जॉब नहीं मिल सकती है, आप लोग वैकेंसी से बाहर हो जाएंगे। तो आपको सही सर्टिफिकेट के थ्रू फॉर्म भरना होता है। देख सकते हैं इस तरह से हजारों कैंडिडेट को इस तरह से शोकॉज नोटिस दिया गया था। हम लोग एक एक करके सभी आपके जो डॉट है वो क्लियर करते हैं। सबसे पहला जो है कि क्या कास्ट सर्टिफिकेट के थ्रू फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा कास्ट सर्टिफिकेट है, जैसे मैं बिहार से हूँ तो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। देख सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ बीसी यानी कि बैकवर्ड कास्ट के लिए।
तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका सिंपली ये बताता है कि आप लोग किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। जैसे आप लोग एग्जाम्पल से कि यादव हैं या जो भी अदर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो भी आपका कास्ट है वो आपका बताता है कि आपका कास्ट ये है। लेकिन कास्ट आपका ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी होने से आपको आरक्षण नहीं मिलता है। जैसे मान लीजिए कि यदि आप लोग यादव हैं, एग्जाम्पल से हम लेकर चल रहे हैं कि यादव हैं, क्योंकि यादव है जो जैसे कि ओबीसी में आते हैं। तो यदि आप लोग यादव हैं, ओबीसी में है, तो इसी के बेसिस पे आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिल जाएगा। जैसे आप लोग यादव हैं लेकिन आपके पिताजी यदि आईएएस हैं या आईपीएस हैं या जज हैं, तो फिर आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोग क्रीमी लेयर में आ गए हैं, यानी कि संपन्न वर्ग में आ गए, क्योंकि आपका जो फैमिली का इनकम है वो 8 लाख से एक साल में ज़्यादा हो गया, तो फिर आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो आपको समझ में आना चाहिए कि यदि आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट का, जैसे कि ये कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर है या ये डेट ऑफ इशू है, इससे आप लोग फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, तो फिर आप लोग मान सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाएंगे, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट आपका ये नहीं बताता है कि आप लोग ओबीसी, एनसीएल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, एससी हैं, एसटी हैं। तो समझ गए, क्योंकि कास्ट आपका सिर्फ कास्ट बताता है, जैसे यादव है या जो भी कास्ट है, कास्ट से आप लोग ये प्रूफ नहीं होते हैं कि आप लोग गरीब हैं या अमीर हैं। यदि आप लोग कास्ट में यादव भी हैं और यदि आपके पिताजी का या फैमिली पूरा इनकम मिलाकर के 8 लाख से ज़्यादा है, तो फिर आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो कास्ट सर्टिफिकेट से आप लोग फॉर्म है जो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ें, और जो आपका दूसरा सवाल है कि क्या सेंट्रल सर्टिफिकेट, यानी कि सेंट्रल फॉर्मेट में ही सर्टिफिकेट चाहिए या स्टेट फॉर्मेट में सर्टिफिकेट चाहिए, तो इसका जवाब रेलवे ने खुद दिया है। जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें देख सकते हैं, इफ़ कैंडिडेट हैव देयर कम्युनिटी सर्टिफिकेट इन द स्टेट फॉर्मेट आर दे एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि कैंडिडेट के पास यदि कम्युनिटी सर्टिफिकेट यानी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सर्टिफिकेट यदि स्टेट फॉर्मेट में है, तो क्या वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं, कैंडिडेट हैविंग सर्टिफिकेट इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल are eligible to apply subject to the condition the same community should be available in central government notified list as on closing date of application and should produce the same certificate during document verification। यानी आप लोग यदि ओबीसी, एससी, एसटी से बिलोंग करते हैं और आपका जो सर्टिफिकेट है यदि स्टेट फॉर्मेट का भी है, तो आप लोग फॉर्म है जो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि जो कास्ट आपका स्टेट लिस्ट में है वही कास्ट आपका सेंट्रल लिस्ट में उसी यानी कि कम्युनिटी में होना चाहिए। एग्जाम्पल से कि यदि आप लोग एससी में स्टेट में लाई करते हैं, तो सेंट्रल में भी, सेंट्रल के सर्टिफिकेट में भी जो आपका कास्ट है वो यानी कि सेम होना चाहिए। तो आप लोग समझ गए कि जो आपका कास्ट है, यदि आप लोग स्टेट में एससी में आते हैं तो सेंट्रल में भी एससी में आने चाहिए। स्टेट में यदि ओबीसी में आते हैं तो सेंट्रल के लिस्ट में भी ओबीसी में आने चाहिए। यानी जो सेंट्रल का लिस्ट है या स्टेट का लिस्ट है, दोनों में आपका कास्ट मेंशन्ड होना चाहिए सेम कम्युनिटी में, और वही सर्टिफिकेट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय दिखाना होगा। तो समझ गए कि आप लोग स्टेट सर्टिफिकेट से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें और बात करें कि फॉर्मेट क्या चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन में जब आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो रेलवे का कुछ इस तरह का फॉर्मेट दिया गया है, जो यानी कैंडिडेट काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि क्या ये फॉर्मेट अभी बना लेना, यानी कि फॉर्म भरते समय बनाना है। जैसे देख सकते हैं, ये जो फॉर्मेट है वो ओबीसी का फॉर्मेट है, ये जो फॉर्मेट है ये आपका ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट है, और ये जो फॉर्मेट है वो आपका एससी, एसटी का फॉर्मेट है। तो क्या फॉर्म भरते समय इसी फॉर्मेट में बना लेना है या ये फॉर्मेट डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के चाहिए? तो इसका सीधा जवाब है, ये जो फॉर्मेट ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी का दिया गया है, ये आपको डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इस फॉर्मेट में बनाना है। अभी किस फॉर्मेट में चाहिए? अभी जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, यानी जो आपके ब्लॉक से बना है या अनुमंडल से बना है या जिला अधिकारी से बना है, उसी सर्टिफिकेट के माध्यम से आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे। जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो जिस सर्टिफिकेट के माध्यम से आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है, उसी सर्टिफिकेट के माध्यम से ये आपका फॉर्मेट में बन जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको आपका पूरा डिटेल यहाँ पे नाम पता भरना होता है। फिर एक फ़ोटोकॉपी जो आपके पास पुराना सर्टिफिकेट है, जो ब्लॉक से या जो आपका अनुमंडल से बना हुआ है, उसको लगा करके ये जमा करेंगे तो फिर एक दिन में ही बन जाता है। तो ये फॉर्मेट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बनाना होता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें और बात करें कि कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी, बार बार जिक्र हो रहा है कि कौन से ऑथोरिटी से बना होना चाहिए। तो देख सकते हैं ये पूरा आपका लिस्ट है
इनमें से किसी से भी आपका जो सर्टिफिकेट है ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी वो इशू होना चाहिए। जैसे देख सकते हैं फर्स्ट क्लास स्टिपेंडी मजिस्ट्रेट है, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट है, एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट है, कलेक्टर है, डिप्यूटी कमिश्नर है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर है, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट है, रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं, एसडीओ हैं और तालुका मजिस्ट्रेट हैं। तो इतने लिस्ट दिए गए हैं, इनमें से आपका जो सर्टिफिकेट है किन्हीं में से भी एक से बना होना चाहिए। अब आपका सवाल होगा कि सिंपली आसानी से किन से बन जाएगा, तो ब्लॉक में आपके बैठते हैं रेवेन्यू ऑफिसर सबसे पहले, यानी कि इजी है कि सबसे आसानी से आपका ब्लॉक से रेवेन्यू ऑफिसर से बन जाएगा। इसके ऊपर आप लोग बनाना चाहते हैं तो एसडीओ यानी कि सब डिविजनल ऑफिसर जो आपके अनुमंडल में बैठते हैं उनसे आप लोग बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें और बात करें कि कितना पुराना चाहिए, तो आप लोग इसके लिए देख सकते हैं ये रेलवे का नोटिफिकेशन है, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फॉर अवेलिंग रिजर्वेशन एससी, एसटी, ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट शुड फर्निश कास्ट और कम्युनिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम कंपिटेंट ऑथोरिटी एज पर द फॉर्मेट गिवन इन एनेक्सर 1 फॉर एससी, एसटी, एनेक्सर 2 फॉर ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको एससी, एसटी, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट जो पीछे आप लोगों ने एनेक्सर देखा रेलवे का फॉर्मेट का, उसमें आपको बनाना होगा, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यदि आप लोग ओबीसी एनसीएल में लाइक करते हैं तो आपके ओबीसी सर्टिफिकेट में ये जो सभी बातें हैं वो आपका लिखा होना चाहिए। जैसे आप लोग आगे हम लोग दिखा देंगे कि ये लिखा रहता है, जैसे आप लोग सर्टिफिकेट बनाएंगे ओबीसी का, एनसीएल का, तो यह ऑटोमेटिक वहाँ पे लिखा ही रहता है। इसमें आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, द सर्टिफिकेट प्रोड्यूस्ड शैल नॉट बी ओल्डर देन 1 ईयर एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी जो सर्टिफिकेट आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय यानी कि डीवी के समय दे रहे हैं वो 1 साल से ज़्यादा पुराना आपका नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे जो 1 साल की बात की गई है कि जो आपका सर्टिफिकेट है वो 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ये किस सर्टिफिकेट की बात की गई है, तो ये कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी वाला जो सर्टिफिकेट है, यानी कि जो आपका फॉर्मेट वाला सर्टिफिकेट है, जो रेलवे के फॉर्मेट वाला सर्टिफिकेट है, इस सर्टिफिकेट की बात की गई है कि ये जो आप लोग सर्टिफिकेट बना के सबमिट करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, ये आपका 1 साल से ज़्यादा यानी कि पुराना नहीं होना चाहिए। इसलिए यही बोला जाता है कि अभी फॉर्म भरते समय आपके पास जो सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट के माध्यम से फॉर्म भरें, क्योंकि यदि आप लोग इसी फॉर्मेट में अभी बना लेते हैं और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 साल बाद होता है तो ये जो आपका फॉर्मेट वाला सर्टिफिकेट है वो मान्य नहीं होगा, क्योंकि 1 साल से पुराना हो जाएगा। तो फॉर्मेट वाला सर्टिफिकेट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बनाना है, क्योंकि वो उस समय रिसेंट रहेगा, नया रहेगा। लेकिन जो सर्टिफिकेट के थ्रू आप लोग अभी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वो भी सर्टिफिकेट आपका वैलिड होना चाहिए, वो भी सर्टिफिकेट आपका ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल से यहाँ पे बोला गया है कि 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो यदि आप लोग एससी या एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 साल, 2 साल, 3 साल पुराना चल जाएगा, क्योंकि एससी एसटी सिर्फ बताता है कि आप लोग एससी में है, एसटी में है। लेकिन जो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट होता है या जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है वो इनकम के माध्यम से बनता है, इनकम सर्टिफिकेट के थ्रू के माध्यम से बनता है, और वो जो इनकम का सर्टिफिकेट होता है वो 1 साल के लिए ही वैलिड होता है। तो आप लोग वहाँ पे जब इनकम का सर्टिफिकेट बनाए होंगे तो देखे होंगे कि वहाँ पे 1 साल का ही कैलकुलेट होता है, क्योंकि ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लेने के लिए आपका जो 1 साल का इनकम होना चाहिए, फैमिली इनकम, वो 8 लाख से कम होना चाहिए, तो वो यानी 1 साल के लिए ही वैलिड होता है। तो आप लोग का जो सर्टिफिकेट ओबीसी एनसीएल होना चाहिए या ईडब्ल्यूएस होना चाहिए वो 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए फॉर्म भरते समय। यानी कि आप लोग कोशिश करें कि जो आपका फाइनेंशियल ईयर है उसी फाइनेंशियल ईयर में आप लोग अपना ओबीसी एनसीएल या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाएं। हालांकि फाइनेंशियल ईयर का कहीं भी नोटिफिकेशन में चर्चा नहीं की गई है, लेकिन आप लोग खुद सोचें कि यदि आप लोग 2016 का, 18 का, 19 का ओबीसी या ईडब्ल्यूएस दे देंगे तो वो वैलिड होगा? नहीं होगा, क्योंकि मान लीजिए कि 2019 में आपका फैमिली इनकम 7 लाख था, अब बढ़कर के 9 लाख हो गया, तो अभी आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 साल का ही फैमिली इनकम कैलकुलेट होता है। तो आप लोग कोशिश करें कि जो आपका ओबीसी या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो, जिस सर्टिफिकेट के माध्यम से आप लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वो आपका यानी कि फाइनेंशियल ईयर का ही बना हो, क्योंकि आपके पास अभी समय है, आप लोग बना सकते हैं। एग्जाम्पल से आप लोग देखें, जैसे ये मेरा ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट है, ये मेरा ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट है।
तो इसी तरह का आपका भी किसी भी राज्य का हो सकता है, जो भी आपका राज्य इशू करके देता है वो आपका हो सकता है। तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये सर्टिफिकेट नंबर सीओ से बना हुआ है, ये एसडीओ से बना हुआ है और दोनों का सर्टिफिकेट इशू अलग अलग है। तो देख सकते हैं, यदि आप लोग सीओ का सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे तो आपको डेट ऑफ इशू ये डालना होगा, एसडीओ का डालेंगे तो फिर डेट ऑफ इशू आपका ये डालना होगा। आप लोग अपने सर्टिफिकेट में देख लेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो डेट ऑफ इशू है ये ज़्यादा पुराना नहीं है, देख सकते हैं 29/4/2024 का है। तो इसी तरह आप लोग कोशिश करें कि जो आपका फाइनेंशियल ईयर है ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का, वो फाइनेंशियल ईयर में ही बनाएं और इसी यानी कि सर्टिफिकेट के माध्यम से जो भी आपका फॉर्मेट है उस सर्टिफिकेट के माध्यम से आप लोग फॉर्म अप्लाई करें। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो पीछे मैं बात कर रहा था कि ये आपका ओबीसी में इस तरह से जो लिखा होता है वो लिखा रहता है, तो ये ऑटोमेटिक वहाँ पे आ ही जाता है कि इस माध्यम से आप लोग ओबीसी में आते हैं। तो ये आपका यहाँ पे लिखा रहता है, इसी जो भी आपका फॉर्मेट स्टेट गवर्नमेंट इशू करके दिया है इस फॉर्मेट से आप लोग अप्लाई करें। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये फॉर्मेट वाला है जो आप लोगों ने पीछे रेलवे का फॉर्मेट देखा, यहाँ पे सभी आपको जो भी डिटेल है वो भरना होता है। एक फोटोकॉपी आप लोग इस तरह से जो भी आपका पुराना का है यानी कि स्टेट का बना के दिया है वो लगाएंगे और ब्लॉक में या एसडीओ में जमा करेंगे, तो इस तरह से सिग्नेचर मोहर मार के दे देते हैं। ये आपको डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय चाहिए और इस सर्टिफिकेट के माध्यम से आप लोग फॉर्म अप्लाई करें अभी। तो ये आपके सभी इंपॉर्टेंट डॉट थे जो इस वीडियो में हमने क्लियर करने की कोशिश की है कि क्या कास्ट सर्टिफिकेट से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जवाब नहीं है। सेंट्रल का चाहिए या स्टेट का चाहिए तो स्टेट का चल जाएगा, बशर्ते आपका जो कास्ट है सेंट्रल में भी और स्टेट में सेम होना चाहिए। फॉर्मेट अभी नहीं चाहिए, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय चाहिए। कंपिटेंट ऑथोरिटी का आप लोगों ने लिस्ट देखा और कितना पुराना होना चाहिए, तो SC ST जो सर्टिफिकेट है वो पुराना चल जाएगा, लेकिन OBC और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो इनकम के माध्यम से बनता है, क्योंकि जो इनकम सर्टिफिकेट होता है वो 1 साल तक ही काउंट होता है कि 1 साल में आपका कितना इनकम रहा है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट आपके डॉट है। फिर भी आपके मन में यदि कोई भी डॉट है तो आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर पूछें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव एन ऑसम डे।